हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए आंकिक प्रश्न है, यानी कि जो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। बच्चों को सभी बच्चे कहते हैं सर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी समझाइए, तो मैंने सोचा जब न्यूमेरिकल समझाना ही है तो क्यों ना आपके पिछले वर्षों में आए हुए पेपर वाले न्यूमेरिकल को हल करवा दिया जाए। तो इस चैप्टर में जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल बनेंगे, जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं, सारे आपको यहाँ पर हल करवाए जाएंगे। सारे आपको क्या किया जाएंगे, यहाँ पे हल करवाए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन लिखेंगे वो क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, 2018 में और 2020 में आया हुआ। बच्चों 17, 18 और 20 में आया हुआ है। उस क्वेश्चन को मैंने आपके टेस्ट में भी दिया हुआ था। बहुत इजी प्रश्न है, 2 नंबर के क्वेश्चन के 2 नंबर में ये आया हुआ था 2017, 18 में। लिखूंगा भी कब कब कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। किसी समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण का बड़ा देखो लिख रहा हूं। बच्चे कुछ कहते हैं कि यहाँ पे छोटा हो गया, लेकिन देखिए बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूं। आपतित किरण का आपतन किरण का जो आपतन कोण है वो 60 अंश है। आपतित किरण का आपतन कोण 60 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण का, आप देखिए बड़ा लिख रहा हूं ना, का मान ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चों को शिकायत रहता है कि सर आप बड़ा नहीं लिखते हैं। ये प्रश्न आया हुआ आपके 2020 की एग्जाम में, 2020 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ, 2017 में आया हुआ, उससे भी पहले आया हुआ। तो मैंने चेक नहीं किया बच्चों, बस मैं क्योंकि 5 साल का पेपर हल करवाना है, ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम 5 साल के पेपर के दायरे तक ही सीमित रहते हैं। और अगर टाइम बचता है तो उससे ज़्यादा भी आगे हम लोग लेके चलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आया हुआ है सर? तो ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 2 नंबर में आया हुआ है। अब देखिए, किसी भी प्रश्न को हल करने का बोर्ड में तरीका ये होता है, मैं बच्चों को नंबर काटता हूं, बच्चे कहते हैं सर क्यों आप नंबर काटते हैं? नंबर को देखकर उसे हल किया जाता है। ये 2 नंबर में जब पेपर में आएगा तो आप इसको क्या डायरेक्ट, कुछ बच्चे क्या कहेंगे सर डायरेक्ट हम ऐसे लिख देंगे, I = में R = में 60, ऐसे लिखेंगे, मार्क्स आपका कटेगा, आधा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। आंसर सही है, तरीका होना चाहिए लिखने का। तो जब 2 नंबर में ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे करेंगे सर जी हम लोग? तो करेंगे, दिया है पहले लिखते हैं, जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है सर? आपतन कोण I = में 60 अंश। 60 अंश। फिर लिखेंगे क्या? ज्ञात करना है। या ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या लिखेंगे फिर ऐसे, ज्ञात करना है परावर्तन कोण R = में नहीं पता है, ठीक, ज्ञात करना है परावर्तन कोण। तो अब यहां पे लिखेंगे हम लोग परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। फिर I बराबर में R। अब यहां से लिखेंगे, चूंकि अब ऐसे लिखेंगे, चूंकि I = में 60 अंश, इसलिए R = 60 डिग्री। अब यहीं पर कुछ बच्चे छोड़ देंगे, यहां पर नहीं छोड़ेंगे। अब फिर लिखेंगे, अतः परावर्तन कोण साठ अंश। ये तरीका होता है 2 नंबर में आए हुए प्रश्न को करने का। ये तरीका होता है 2 नंबर में आए हुए प्रश्न को करने का, तब आपको यहां पर 2 नंबर मिलेगा। बताइए एग्जामिनर आपको इस एक लाइन के लिए नंबर तो नहीं दे देगा ना।
तो 2 नंबर के देखिए, अब प्रश्न हल कैसे हुए तो मैं प्रश्न एक बार समझा भी देता हूं, मैं समझाता भी रहूंगा प्रश्न को, तो जो बच्चे नहीं पढ़े उनको भी समझ में आता रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें परावर्तन कोण दिया हुआ था कि समतल दर्पण पर कोई प्रकाश आ रही है और कुछ बच्चे फिगर बना देते हैं। और अच्छी बात है, और अच्छी बात है, इसको लिख देंगे अभिलंब, इसको बना देते हैं 60 डिग्री, इसको बना देते हैं 60, इसको अभी छोड़ देते हैं, और ये हो जाता है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अगर आप फिगर बनाते हैं और इसमें से कुछ पोर्शन को, जैसे ये ज्ञात करना है, हटा सकते हैं आप। जब आप फिगर बना देते हैं तो आप ज्ञात करना है हटा सकते हैं, और ज्ञात करना है लिखना भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ज्ञात दिया है लिख दीजिए, उसके बाद से लिख दीजिए परावर्तन कोण बराबर, क्योंकि थोड़ा सा मैथ की तरह लग जा रहा है ना ज्ञात करना, परावर्तन कोण बराबर ऐसे कर दीजिए। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, याद करना है वहां से हटा दीजिएगा, और फिगर आप लोग बना देते हैं तो और अच्छी बात है, और आपके अच्छे इंप्रेशन पड़ते हैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन थे 2 नंबर के, इसको कैसे करना है मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। इस तरीके से आप लिखेंगे, और फिर जब आप लास्ट में इस चीज को लिख लेते हैं तो इसको ब्रैकेट में ब्लैक पेन से बंद कर देंगे। अतः परावर्तन कोण बराबर 60 अंश, अतः परावर्तन कोण बराबर 60 अंश, ये आपके लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है सर, अब हम चलेंगे दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में। दूसरे प्रकार के हम क्वेश्चन में चलते हैं, और ये प्रश्न इतनी बार आया हुआ है जिसको मैं लिखूं तो कितनी बार लिखूं, ये लगातार आने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय में आता है। बहुत बार देखा गया है कि ये प्रश्न जो है बच्चों बहुविकल्पीय है, 1 नंबर में आता है, और ये बात की जाए तो लगभग प्रति वर्ष आया हुआ है। 7 सेट होते हैं तो किसी न किसी सेट में ये प्रश्न आ ही जाता है, किसी न किसी सेट में ये प्रश्न आ ही जाता है। और ये सर प्रश्न कौन सा है, तो ये प्रश्न है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये आता है बच्चों 1 नंबर के प्रश्न में। और ये मैं बताऊं तो ये इस बार भी 2022 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। 2022-21 में तो एग्जामिनेशन ही आपके नहीं हुए थे, 19 में आया हुआ था, 17, 18, 17 और 14, ये बहुत बार लगभग प्रश्न ये आता है बच्चों, बहुत बार ये प्रश्न आता है। अभी मैं बात करूं तो 8 वोट में भी आया होगा, स्क्रीन में देख के आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये प्रश्न 18, 15, 14 और 8, 9, 7 तक में ये प्रश्न बच्चों आया हुआ है। तो देख सकते हैं बहुत बार ये प्रश्न आने वाला है। क्या सर इसमें बहुत बड़ा, हमें कोई बहुत बड़ा ट्रिक लगाना होता है? नहीं, छोटा सा प्रश्न है, ये एक छोटा सा प्रश्न है जो किस पर आधारित है, आधारित है किसी दर्पण की, सॉरी, ये आधारित है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध थे। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध सर क्या होता है? सर होता है F=R/2, बस यही संबंध आपको पता है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में 1 नंबर का प्रश्न आता है। अगर ये 2 नंबर में आता है तो क्या करेंगे? 2 नंबर में आता है तो हम ऐसे लिखेंगे, दिया है जैसे पीछे आपको मैंने बताया था, ठीक है, वैसे लिखेंगे। तो मैं बार बार लिखने का स्टेप आपको नहीं बताऊंगा। F= दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, तो इसको वॉट कर देंगे। अब क्योंकि हमें पता है फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या होता है? सर होता है F=R/2। तो यहाँ पे हमें R ज्ञात करना है, तो R हो जाएगा सर 2F। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं R, बिल्कुल। तो F की वैल्यू कितनी दी है सर? 20 सेंटीमीटर, 240, तो R 40 सेंटीमीटर। यह संबंध होता है बच्चों। ये क्या? ये संबंध होता है किसमें किसमें? ये संबंध होता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है F=R/2। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है F= में R/2। F= में R/2। यहाँ तक मुझे लगता है अब किसी को कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब एक जो दर्पण के सूत्र से प्रश्न आता है वो देख लेता हूँ। वही मैं प्रीवियस ईयर का ही सारे प्रश्न करवाऊंगा, बाहर से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं करवाए जाएंगे।
चलिए लिखिए एक प्रश्न, चलिए क्वेश्चन राइट कीजिए। क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, ये पेपर में आया हुआ है आपके 2017, 19, 16, 14, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न हर एक बार आते हैं, लेकिन जो प्रश्न करवाया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि ये कब कब आया गया है, ये कब कब आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, थर्ड टाइप का है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, आगे देख लेता हूं। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और तो प्रतिबिंब की, यही ज्ञात करना है ना, एक बार चेक कर लूंगा। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कब कब आया हुआ है सर? ये प्रश्न कब कब आया हुआ है? हाँ, ये प्रश्न कब कब आया हुआ है? तो प्रश्न आपका 2 मार्क्स में आया हुआ है। ये भी प्रश्न बहुत बड़ा नहीं आया हुआ है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। 2019, 17, 16, 14, 13 ये प्रश्न आया हुआ है आपके बार बार। इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या चाहिए सर? हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो दर्पण का सूत्र होता है वो पता होना चाहिए। क्या है सर दर्पण का सूत्र? तो हमने कई बार दर्पण का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/f = में 1/v + 1/u। ये जो दर्पण का फॉर्मूला है ये डिराइवेशन करने के लिए 2019 से पहले था क्लास 10th में, लेकिन क्योंकि क्लास 10th में 2019 से पहले था, लेकिन 2019 के बाद से जब से एनसीईआरटी लागू हुई ये प्रूफ करना हटा दिया गया। नहीं तो इसका प्रूफ करना भी बार बार पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है 2019 के बाद से, क्योंकि 2019 में आपकी एनसीईआरटी लागू हुई थी। तो लेकिन इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको डिराइवेशन में नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर्मूला बता दिया है आपको बुक में। तो देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी, तो फोकस दूरी दी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, लिखेंगे f = में 20 सेंटीमीटर, बस यहीं पे हो जाती है गलती। क्यों सर गलती कैसे हो गई? फोकस दूरी ही दिया हुआ है और हमने 20 सेंटीमीटर रखा भी। हम पूछते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक की धनात्मक? सर अवतल दर्पण की, जी बिल्कुल अवतल दर्पण की। सर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बहुत बढ़िया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो ये क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी तो किसी भी दर्पण से क्या होती है? ऋणात्मक ही होती है। तो वस्तु की दर्पण की दूरी क्या हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा सर कैसे ऋणात्मक हो गया। ये आपका क्या होता है सर? ये हमारा अवतल दर्पण होता है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। तो ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है और ये धनात्मक एक्स एक्सिस होता है। राइट साइड वाला धनात्मक, लेफ्ट साइड वाला ऋणात्मक। मैथ में अगर आपने एक्सिस पढ़ा होगा तो अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो किधर रखते हैं सर जी? इधर। तो इसीलिए वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अब अगर आप वक्रता त्रिज्या क्या होती है किसी दर्पण की? सर वो जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या। तो अगर आप अवतल दर्पण से गोला बनाएंगे तो ये किस पे बनाएगा? ऋणात्मक एक्स एक्सिस पे बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है। और यही उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है सर? ऐसा होता है। तो ये उत्तल दर्पण में ऐसे पॉलिश होता है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। यहाँ पे मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूँ। तो जो बच्चे इस वीडियो, जिनको भी अब क्वेश्चन करने में परेशानी होगी, वो अब मुझे नहीं लगता है कि उन्हें क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो 1/-20 = में 1/v प्लस नहीं माइनस कर देंगे, 1 माइनस हो जाएगा ना, 1 - 1/30, क्योंकि 30 क्या है? माइनस में है।
अब इसको आप उधर लेते जाइए तो सर 1/v इक्वल टू में -1/20 प्लस 1/30। एलसीएम ले ले सर, बिल्कुल एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम सर 60 हो जाएगा। 60 होगा तो सर जी -3 हो जाएगा +2 हो जाएगा, -3 + 2। अब सर अगर यहाँ पे किया जाए तो -1/60, -1/60। अब इससे आप लोग क्या बता सकते हैं? इससे आप लोग क्या बता सकते हैं? इससे आप लोग क्या बता, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी माइनस आ गया। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो हम लिखेंगे ऐसे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर 60 सेंटीमीटर। सर माइनस क्यों हटा दिया और सेंटीमीटर क्यों? सेंटीमीटर यूनिट नहीं लिखेंगे तभी मार्क्स कटेगा, और अगर यहाँ पे आप माइनस लिख देते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। ये देखिए 1/v बराबर क्या था? -1/60 था। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू -60। लेकिन यहाँ से माइनस क्यों हटा दिया सर, ये तो बताइए। क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ये हम लोग 100 बार पढ़ चुके हैं। तो अगर आप यहीं पे करके छोड़ देते तो एग्जामिनर आपके आधा मार्क्स काट लेता, 2 नंबर में से आपको 1.5 नंबर मिलते। तो आपको ये भी याद रखना होगा क्या सर, कि अगर किसी दर्पण की दूरी पूछा है, किसी दर्पण से वस्तु की दूरी पूछा है, फोकस दूरी पूछा है, तो आप भले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है सर? ऋणात्मक होती है। लेकिन जब हम लिखेंगे फोकस दूरी तो लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ना कि -20 सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो जैसे अगर आपको समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए और इरेज कीजिए। अब हम चलेंगे आगे की ओर। चलिए सर आगे बढ़ते चलिए, हम लोग भी सर करते चलेंगे। चलिए इसको जो बच्चे नहीं किए तो स्क्रीनशॉट वीडियो को स्टॉप कर लें और लिख लें, मैं आगे चलूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करके निकलते हैं, निकलेंगे आपके पास दूसरा क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है क्या? चलिए अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको बहुत सिंपल है। चलिए भाई, ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये हर एक जगह पूछा जाता है, किसी भी एंट्रेंस लेवल एग्जाम में भी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। यदि प्रकाश की किरण, एक सेकंड हो जाएगा, हाँ क्या था यार, हाँ, निर्वात से चलकर प्रकाश की किरण, सॉरी थोड़ा सा छोटा लिख दिया, निर्वात से चलकर प्रकाश की किरण एक लिख लीजिए आप लोग, दो अपवर्तनांक वाले, निर्वात से चलकर 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। निर्वात से चलकर 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन का सब सेम है, बस थोड़ा सा वर्ड अगर चेंज हुआ होगा कोई बात नहीं है, वर्ड आप लोग खुद समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन आए हुए देखिए कितनी बार, 20, 19, 18 और सर 15, 13, इतनी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2 मार्क्स में। सर ये 2 मार्क्स में क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, और मैंने शायद इससे संबंधित टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे, वो भी बहुत बच्चों ने गलत किया था, कुछ ही बच्चों ने सही किया था। तो ये रहा। तो इसको सर कैसे हल करेंगे? तो पहले लिखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या दिया हुआ है सर? 2। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए, अपवर्तनांक में और किसी माध्यम में वस्तु की चाल से तो क्या होता है सर? अपवर्तनांक बराबर होता है
अपवर्तनांक बराबर होता है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल c अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है सर? यहाँ पे हमें माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, यानी कि v को ज्ञात करना है। तो जब हमें v को ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू में c अपॉन में n। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको c का मान भी याद होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और मैंने इसको बहुत बार पहले ही लेक्चर में ये आपको बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक कितना है? 2। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। तो आपका जो प्रकाश की चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यूनिट नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएगा। फिर लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल जो है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। मेंशन नहीं करते हैं मार्क्स कट जाएगा, मेंशन नहीं करते हैं मार्क्स कट जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक भी तरीका मैंने इसमें नहीं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए जिससे कि आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन बच्चों कवर किए जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चलें तो देखिए इसको लिखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। एक प्रकाश की किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में 30 अंश के आपतन कोण के साथ आपतित होती है, आपतित होती है, 30 अंश के आपतन कोण के साथ आपतित होती है तथा उस अपवर्तन के पश्चात उसका अपवर्तन कोण 60 अंश है। अपवर्तन कोण कितना है सर जी? अपवर्तन कोण 60 अंश है। उसका अपवर्तन कोण 60 अंश है, हाँ अपवर्तन कोण 60 अंश लिखा जाए। चलिए अपवर्तन कोण 60 अंश मत लिखिए, हाँ 60 अंश ही लिख लीजिए। अपवर्तन कोण 60 अंश है तो उस 60 अंश है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिएगा। कोई प्रकाश की किरण है किसी n अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम, मैंने लिखना भूल गया वहां, पारदर्शी माध्यम भी होगा। कोई प्रकाश की किरण n अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम से होकर जाती है तो उसका जो आपतन कोण I है वो 30 अंश है। जो आपतन कोण I है वो 30 अंश है बच्चों। कितना है आपतन कोण I? सर आपतन कोण I जो है वो 30 अंश है और जो R है वो 60 अंश है। तो हमसे पूछा माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसके लिए आपको स्नेल का नियम या अपवर्तन का द्वितीय नियम याद होना चाहिए, जो क्या होता है सर? होता है n = sin I अपॉन में sin R। तो यहाँ से आपको मान रखना होगा सर जी sin I की जगह हो जाएगा 30 डिग्री और sin R की जगह हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे मान रखना होगा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/2 और sin 60 की वैल्यू सर √3/2। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो सर जी n की वैल्यू आएगी 1/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1/√3। अब आपको इसको पॉइंट में लाने पूरा बहुत ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ये आपका 5वें प्रकार का एक प्रश्न था, यह आपके एक 5वें प्रकार का प्रश्न था। और एक और प्रकार का प्रश्न है जिसे मैं आप लोगों को करवा दूंगा, तो आप लोगों का ये पूरा प्रश्न का जो आप परेशान रहते हैं सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका।
एक और टाइप कहाँ गया, मिल जाए यार। हाँ चलिए एज करो जी। कह रहा है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन तो मैं वो वाला छोड़ दे रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को टेस्ट में दिया था, क्योंकि अब टाइम की सीमा हमारे पास थोड़ी सी कम है, तो वो टेस्ट में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो मैं नहीं बता रहा हूँ, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो आप लोगों को भी यूज में आ जाएगा। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/3 है, सॉरी 1.5 है। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है, तथा तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया है। कब कब पूछा गया है सर? 20 नंबर आपने तो लिख दिया। इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। अब इस प्रश्न को आप लोग हल कीजिए। ये पूछा है ना, एक बार और चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो पूछ रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो क्या दिया हुआ है सर? दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा बच्चों 1 कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा 1/1.5, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.67। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने बच्चों आप लोगों को इस चैप्टर से आने वाले सारे प्रश्न को यहाँ पर हल करवा दिए हैं। एक प्रश्न बचा हुआ है जिसमें 2 अपवर्तनांक दिए होते हैं, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि बाद का अपवर्तनांक बाद का बटे पहले का, मैंने आपको सबसे पहले बताया था। वो क्वेश्चन मैंने ऐसे टेस्ट में भी दिया हुआ था। तो ये रहा बच्चे, और ये इसी प्रकार का है। ठीक है, तो ये रहा बच्चे आपके सभी प्रश्न। यहाँ पे हमने आपके सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन संबंधित जितने भी प्रश्न यूपी बोर्ड में आते थे, वो सभी आपको आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो अब आपको इनको सहेज के बढ़िया से लिख लीजिए। जो क्वेश्चन इसमें से नहीं समझ में आए उसको दोबारा देखिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल आपके नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।